Hello guys, so I'm making this video for case study number 6 of JFRS. तो इस केस स्टडी में हम कैसे अटेम्प्ट करना होता है? सबसे पहले हम कोई भी अगर केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली वी हैव टू गो फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. सो व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग और रिक्वायरिंग, लाइक जंपिंग ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. जैसे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में उन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन 1 के अंदर 6 के अंदर कि डेविएशन बतानी, बेस्ड ऑन डेविएशन ऑब्जर्व्ड इन द फिजिकल स्टॉक टेक कैलकुलेट द अमाउंट व्हाइल क्लोजिंग इज ओवर वैल्यूड एट द आर के सुपरमार्ट्स एक्सक्लूडिंग द स्टॉक ऑफ ओन गुड्स. ओन ब्रांड गुड्स की हमें एक्सक्लूड करना है, अदरवाइज हमें ये बताना है कि कितनी ओवर वैल्यूएशन हो रही है स्टॉक की. तो ये भी ध्यान रखना है कि कितना ओवर वैल्यूड है. अंडर वैल्यूड भी इन्होंने पर्टिकुलर ओवर वैल्यूएशन पूछ रखा है. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है कि ब्रांड क्या है, न्यू थ्रेट है ब्रांड नूडल्स के अंदर वायरल हुआ है एंड ऑन दिस डेट एंड ऑन आफ्टर दिस डेट एक्सेप्टल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ बैन ऑन दिस सेल एंड विद इमीडिएट इफेक्ट द इन्वेस्टिगेशंस आर कंप्लीट एंड ऑल प्रोबेबिलिटी हैज बीन डन. और एक बात जब भी देखो, अगर ऐसी कोई चीज आती है ना, कई बार डेट 29 मार्च होती है और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर मिल रही होती है, तो वहां ध्यान रखना है हमेशा इंडेस्ट एंड ऑलवेज ट्रिगर होने के चांसेस हो जाते हैं. तो मीन्स वो पूछ रहा होगा आइदर एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है, तो उसका इम्पैक्ट जरूर बताना उस क्वेश्चन के अंदर. जैसे अब इसमें वही आ गया कि 29 मतलब आप बिफोर 31 मार्च कोई इवेंट अगर हुआ है कुछ था एंड आफ्टर 31 मार्च उसके कोई ट्रिगर हो गया वहां पे. एंड हाउएवर एग्जिस्टिंग स्टॉक वाज नॉट यूजफुल फॉर सेल, अगर यूजफुल नहीं है तो उसकी एनआरवी डाउन आई होगी पक्का कुछ ना कुछ. लाइन 2 एंड दिस गिवन रेफर टू दिस वैरायटीज. लाइन नंबर 2 एंड 3 से रिलेटेड पर्टिकुलर व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टॉक इफ एनआरवी इज जीरो. अगर उसकी एनआरवी जीरो आ गई आफ्टर कोई इन्फॉर्मेशन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने की, तो हमें उसका इम्पैक्ट 31 मार्च को भी देना होगा एज ऑन जब हम वैल्यूएशन कर रहे होंगे. एंड कॉस्ट ऑफ सेव डिस्पोजल इज 20,000 नाउ. एनआरवी जीरो है, जब एनआरवी पता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू मेक आगे. बट अगर एनआरवी यहाँ पे जीरो है और कॉस्ट हमें कुछ डिस्पोजल करने के लिए हमें कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी. तो सिंपल सी बात है, अगर हमें एनआरवी जीरो है तो मीन इन्वेंट्री से आउट हो गया, क्योंकि अब उसकी हम वैल्यूएशन जीरो पे कर रहे हैं और क्योंकि आगे यूजफुल नहीं होगा, तो इन्वेंट्री से अब वहाँ पे मतलब जीरो पे वैल्यूएशन करके हमें कॉस्ट की भी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी. अब कॉस्ट के लिए कौन सा इंडेक्स ट्रिगर हो सकता है, बेटर हो सकता है कि यहाँ पे आइदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर कुछ आता है हमारे कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है तो, और क्योंकि ये सामने वाले के लिए फाइनेंशियल एसेट हमें चेक करना पड़ेगा. और क्या इंडेक्स ट्रिगर हो सकता है, इधर इंडेक्स 37 प्रोविजन ट्रिगर हो सकता है यहाँ पे. तो हमें वो चेक ऑन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या ट्रिगर होगा, कि हमें अगर पेमेंट करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल डिस्पोजल के लिए, तो हमें प्रोविजन इज मच बेटर देन फाइनेंशियल लायबिलिटीज. एंड एज पर द एग्रीमेंट सप्लायर वंस सोल्ड बाय द सप्लायर विल बी अंडर द रिस्क ऑफ रिटेलर, कि ये रिस्क भी हमारा है. तो अगर हमारा रिस्क है तो हमें मतलब प्रोविजन बियर करना पड़ सकता है वहां पे. और क्वेश्चन 8 की क्या रिक्वायरमेंट है, इफ एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल इज दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. अब यहाँ पे उन्होंने वैल्यू ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड दलिया की पूछी है कि क्या है उनकी कॉस्ट, और एज्यूमिंग द गिवन प्रोवाइडेड डिटेल्स कि फिक्स ओवरहेड्स को 2:1 में आपको एलोकेट करना है ऑल. सो दैट विल सी रिमेनिंग. अगर हमें पता है कि वैसे केस स्टडी नंबर 6 इज पर्टेनिंग टू इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री और इंडेक्स 10 और 37 का इम्पैक्ट ज्यादा पूछ रहे हो उसके अंदर. सिमिलरली उनके वैल्यूएशंस है कि पर्सनल केयर में कितनी हैंड वॉश आइटम्स हैं, दैट इज ओवर वैल्यूड हुई है या अंडर वैल्यूड हुई है, हमें वो भी बताना है यहाँ पे. डाइट टू रिटर्न कितने एक्सपायर्ड गुड्स हुए हैं. रिप्लेसमेंट कोड्स नीड टू बी फ्री आइटम्स, क्या हमें क्या ट्रीटमेंट करना है एज पर आईएफआरएस. एंड नेक्स्ट इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ टर्मरिक कितनी है एंड शेल नॉट इंक्लूड व्हाट. इन्वेंट्री की अगर कॉस्ट अगर है तो क्या इंक्लूड नहीं करेगी. अगर हम नॉर्मली भी देखें कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या पार्ट नहीं बनता, दैट इज कॉस्ट ऑफ मैन पावर, ये तो आता है लेबर चार्जेस एंड ऑल, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग उनकी कोई कॉस्ट होगी. रेंटल इनकम आती है. कॉस्ट ऑफ टूल यूज ऑफ वाइफ्स, ये एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है. वैसे कॉस्ट ऑफ यूज बाय हाउस वाइफ्स, अभी हाउस वाइफ किसकी है, अगर एंटिटी ने डिप्लॉय कर रखी है तो हम इंक्लूड कर लेंगे, बट अगर अदरवाइज सेपरेट है तो उसको हम मतलब थर्ड पार्टी को बियर कर रहे हैं, तो वो बियर कर रही है कॉस्ट ऑफ टूल्स यूज्ड बाय हाउस वाइफ्स, हम बियर नहीं कर रहे, तो हम इसके कॉस्ट में भी ना ले. एंड नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन पैकिंग टूल्स एंड अदर एसेट्स, क्योंकि फिक्स ओवरहेड तो और वो भी जिससे हम इन्वेंट्री बना रहे हैं उसके लिए यूज हो रहा है, तो हमें डेप्रिसिएशन को भी कॉस्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा इन्वेंट्री के लिए. तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर विल बी बी इन दिस क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन 5 इज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर पैकिंग यूनिट वाज क्लोज फॉर अ मंथ ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन, कुछ हुआ होगा ड्यू टू विच नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज 11 months एंड 11 by 12 months इंस्टेड ऑफ 100%. कि उसका काम 11 months हुआ एक्चुअल ऑफ 12 months. Will it impact the amount of depreciation allocated to packed units and how will the depreciation will be allocated during the year. हमें ये भी देखना है कि कितना allocated packed unit से related है. और एक चीज इंडेक्स 2 के अंदर ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई भी एलोकेशन कर रहे होते हैं फिक्स ओवरहेड्स का, तो हमें वो एक रेट निकाल के करना होता है कि एक रेट के ऊपर हम एलोकेट करेंगे फिक्स ओवरहेड रेट निकाल के.
जो भी हमें नंबर ऑफ यूनिट्स वट एवर द केस में भी एलोकेशन का हमें दे रखा है, हमें एक रेट निकाल के करना है। जैसे इस मंथ में हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते कि जितना हमें टोटल डेप्रिसिएशन है एंड 11/12 कर देंगे। हमें वहां पे एक रेट निकालना पड़ेगा फिक्स ओवरहेड्स के लिए हमेशा, क्योंकि डेप्रिसिएशन है वो फिक्स ओवरहेड है हमारा। तो हमने डायरेक्टली मीन्स 1,80,000 मीन्स हम उसके इन्वेंट्री के अंदर ऐड बैक नहीं कर सकते, तो हमें ये ध्यान रखना है वहां पे। वो हम आते हैं अपनी केस स्टडी के अंदर। हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली कि हमें क्या क्या पूछा था कि ओवर वैल्यूएशन कितनी हो रखी है वहां पे। एक इंडेक्स 10 का इम्पैक्ट था और प्रोविजन का हमने वो भी ऑलमोस्ट देख लिया कि इंडेक्स 10 की ट्रिगर हो गया और 37 का प्रोविजन बन रहा है। एंड लास्ट वाज की कॉस्ट बतानी है उसको। तो मीन्स 3 पार्ट के अंदर एक केस स्टडी डिवाइडेड है यहाँ पे। नाउ स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ये किया है कि आर के सुपर ये स्टोर है उसके बारे में थोड़ी बताई, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, कितनी टीम थी, कौन कौन आया, और इसमें क्या रिटेल मेथड उन्होंने फॉलो कर रखा है, एक्सेप्ट कि जो भी उन्होंने यहाँ पे बिलो मेंशन प्रोवाइड हुई है यहाँ पे आइदर बेसिस ऑफ फी फॉर वेटेड एवरेज। अब हम आते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के, दैट इज एक्सपायर्ड आइटम्स। तो हमें देखना है कि एक्सपायर्ड आइटम्स का IS2 या इंडेक्स 2 के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है। जैसे पर्सनल केयर, ये हमने देखा था MCQ 1 था पर्सनल केयर का। क्या है कि कंटेनिंग 20 यूनिट्स 15 पैक्स है, had expiry of this on Feb X2 before 31st March. CTC cost to company is 20 units each pack। एक पैक की कॉस्ट है, मीन 15 पैक्स की कॉस्ट कितनी है, एक पैक मतलब मल्टीप्लाई बाय 1200। एंड द सेम हैज बीन वैल्यूड एट NRV, हमने उसको NRV पे मेजर किया है विद 2% मोर देन कॉस्ट। मीन्स हमने 1200 का 2% एड बैक करके किया, मीन्स 1224 पे वैल्यूएशन कर दी। बट एज पर इंडेक्स 2 और IS2 वी हैव टू मेजर एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, सो दैट प्रिंसिपल इज रॉन्ग। मीन्स यहाँ पे एक तो वैल्यूएशन भी हायर हो रखी है, ओवर वैल्यूएशन हो रखी है कि 2% से। एंड सप्लायर ऑब्लिगेशन टू एक्सपायर्ड स्टॉक, अगर कोई सप्लायर की ऑब्लिगेशन है वापस लेने की, तो हमारी एक फाइनेंशियल राइट बन जाता है हमारा। फाइनेंशियल अगर हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बन गया, अगर हमें कुछ मिल रहा है सामने वाले से, तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बन गया तो हमारी फाइनेंशियल एसेट भी बनेगी। तो हमें वो भी ध्यान रखना है। अगर हमें कोई डिस्क्रिप्टिव में अगर ये आंसर आता है तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि दिस विल बी आवर फाइनेंशियल एसेट बिकॉज हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है वहाँ पे। एंड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस इन गिवन इन द सिमिलर स्टोर्स की E1 में इतनी ऑब्जर्वेशन है। तो अब अगर हम इसका इम्पैक्ट बताएं कैसे आएगा, कि हमें सबसे पहले एक साइड में अगर हमें कि हमारा यहाँ पे कितना है कि EOI के अंदर 14 है टोटल, ये सारा डाटा मैंने क्वेश्चन के एज इट इज ले लिया केस स्टडी से, तो इसका टोटल आ गया 18। और इसमें क्या बताया था कि एक 15 जो उसने मेन रिपोर्ट किया था 15 पैक्स वाली, वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए 97, ये सबका टोटल हो गया कि हमारे पास 97 पैक्स टोटल है। और इनकी CTC क्या कॉस्ट कितनी है 1200 पर यूनिट है। और 2% इसका एवरेज वो है हमारी कि जो हमारा मार्कअप एक तरीके से लगा लो एडिशनल NRV के लिए 2% ऑफ दिस, एंड NRV इज 1224। और हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यूएशन किस पे कर रखी है NRV पे। ठीक है, तो हमारी कितनी होगी इस पे वैल्यूएशन 97 मल्टीप्लाई बाय 1224, दैट इज 1,18,728। बट हमें अब ये चीज ध्यान रखनी है कि अब ये मान लो ये चीजें एक्सपायर्ड आइटम्स हो गई हैं, एक्सपायर्ड आइटम्स हो चुकी है तो मीन्स उसकी NRV बिल्कुल डाउन आ चुकी होगी। NRV होगी नहीं उसकी तो कुछ, क्योंकि वो आगे सेल नहीं होगी, क्योंकि हमें बेचना है सामने, हम बेचेंगे जिससे हमने सप्लायर से लिए तो उसको देनी पड़ेगी, तो उसकी NRV 0 है क्योंकि हम बेच नहीं पाएंगे। तो हमें उसको वैल्यूएशन अप डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि वो इन्वेंट्री के अंदर भी क्लासीफाई नहीं होगी, बिकॉज हेल्ड फॉर सेल नहीं है वहां पे। तो इन्वेंट्री की जो डेफिनेशन होती है वो क्लासीफाई नहीं कर पाएगी। अगर वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्लासीफाई नहीं कर पाएगी तो हमें इसको इंडेक्स 2 से आउट करना पड़ेगा। तो NRV इसकी ड्राई डाउन करनी पड़ेगी। तो अब NRV हमें ये 1,18,000 है, अब यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हो रखी है क्योंकि हमें इन्वेंट्री को कितने पे लेके आना है 0 पे। तो अभी ओवर वैल्यूएशन पूरी सबकी हो रखी है यहाँ पे, 1,18,000 की ओवर वैल्यूएशन है। तो इसका जो सिमिलर MCQ 1 था उसके अंदर ये रहा, उसके अंदर था पहले तो ओवर वैल्यूएशन है, तो ए बी ऑप्शन हट के ओवर वैल्यूएशन में आइदर बच्चे COD, और ऑप्शन हमारा क्या था 1,18,000। तो इससे हमारी आ गई क्योंकि हमें ध्यान रखना है एक्सपायर्ड आइटम्स की अगर हमारी सामने वाले ऑब्लिगेशन है तो हमें वो अपनी वेल्थ तो इन्वेंट्री से नॉकआउट करना पड़ेगा। अगर मान लो सामने वाले ने ऑब्लिगेशन नहीं रख रखी थी, उसने क्या रखा था सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका है, तो वहां पे हमें वो भी देखना पड़ेगा कि अब हमारा फाइनेंशियल एसेट राइट नहीं है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा राइट ऑफ करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। बट अगर सामने वाले का राइट हमें हमारा राइट है तो हम फाइनेंशियल एसेट बुक कर देंगे वहां पे। सो ओके, फर्स्ट केस इज डन। नाउ सेकंड, क्वांटिटी मिसमैच। अब इसमें क्या हो रखा है कि इन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन की थी स्टॉक ऑडिट के अंदर की, ये डिस्क्रिप्शन है रिपोर्टेड क्वांटिटी कितनी आई, जब उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन जो उन्होंने बुक्स में दिखा रखी थी कि कितने रिपोर्ट करके उन्होंने दिस डाटा है, ये जो यहाँ पे फोर्थ कॉलम में है। और एक्चुअल जब उन्होंने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की तो कितनी आई, इतनी यूनिट्स आई। तो हमारे डिस्क्रिपेंसीज है यहाँ पे, तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा इधर वाइज। एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितनी है दिस डेट,
और एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो उन्होंने नीचे उन्होंने ओवर वैल्यूएशन पूछ रखी है और यहाँ पे जैसे क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी रिपोर्टेड क्वांटिटी ज्यादा है, एक्चुअल कम है, मीन्स इन्होंने यहाँ पे भी ओवर वैल्यूएशन कर रखी है। क्योंकि हर केस में देखे, अगर हम जैसे मैंने ये डाटा एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर रखा है, जैसे हमारी रिपोर्टेड कितनी है और एक्चुअल कितनी है, तो सभी के अंदर हमारा कितना है, ये डिफरेंस आ गया हमारा। तो हमारा कितना है यहाँ पे 100 यूनिट सारी पॉजिटिव है, मीन्स हमारा सारा डिफरेंस पॉजिटिव के अंदर है, मीन्स ओवर वैल्यूएशन है यहाँ पे इतनी यूनिट्स की। बट अगर यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन होती तो हमें वो यूनिट्स एक्सक्लूड भी करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ओवर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट पूछ रखे हैं। तो उसका हम सेपरेटली भी बता सकते हैं से बेटर कि ओवर वैल्यूएशन कितनी हो रखी है, अंडर वैल्यूएशन कितनी हो रखी है। अगर हमें फिर भी रिपोर्ट करना है, अगर आई से मीन्स अगर बाई चांस दोनों को क्लब करके कर देती है, तो वहाँ हम क्या बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम ओवर वैल्यूएशन अलग से बताते हैं और अंडर वैल्यूएशन कितनी हो रखी है वो अलग से रिपोर्ट करें। दैट विल बी मच प्रेजेंटेबल। अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ सारा डिफरेंस पॉजिटिव है, तो अगर वो अगर पेपर में चेंज करें तो यहाँ केयरफुल रहना है यहाँ पे। और ये हमारा क्या टोटल आ गया सबका, कि टोटल की यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितनी थी, हमने डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया और ये सबका टोटल हो गया। तो ये भी हमारी कितनी है, ओवर वैल्यूएशन और के सबकी। तो हमारा ये पार्ट भी डन हुआ। नेक्स्ट आते हैं वैल्यूएशन पॉलिसीज एंड एक्चुअल एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कितनी हमारी नोटेड डाउन हुई थी सैंपल्स पे। स्टॉक हेल्ड अंडर सेफ कस्टडी हुआ था दिस एंड हैव बीन वैल्यूड एट जीरो, हमने स्टॉक को वैल्यू नहीं कर रखा था। Customer have right to claim within 14 days from the date of invoice. If time limit exceeds, claim is foregone. Customer नहीं ले सकता. And majority of free items require online registration by buyer for participation. And within 3 days from the date of invoice. अब observation क्या noted की? A few items that were found not for sale, जो not for sale थे. These items need to be given free along with this. हमें free उनको provide करना है free of cost. And the cost of such item was included in the list of miscellaneous goods. इसको मिसलेनियस गुड्स में 580 का क्लासीफाई कर रखा था। तो मीन्स इसकी भी एक एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, जीरो आनी थी, क्योंकि हमें फ्री आइटम है। तो हमें उसकी एनआरवी मीन्स जीरो एस्टिमेट सेलिंग प्राइस, तो मैं उसको भी राइट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि एनआरवी लोअर हो गया कॉस्ट से। तो उन्होंने लेकिन 580 को इंक्लूड कर रखा है, तो ये भी ओवर वैल्यूएशन हो रखी है। नेक्स्ट, आउट ऑफ इट फ्यू आइटम अंडर दिस कैटेगरी वर फाउंड डैमेज, उसी के अंदर डैमेज भी फाउंड हुई है। एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाज 1,50,000। अब उसमें से कितनी है रिप्लेसमेंट, हमें कॉस्ट उन आइटम्स की करनी पड़ेगी 1,50,000 की। लेकिन फ्यू आइटम्स के अंदर क्या है, वो डैमेज हुई है वहां पे, हम उनको रिपेयर वर्क कर सकते हैं, तो मीन्स अभी भी वो इन्वेंट्री है वहां पे। बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का हमें प्रोविजन बुक करना पड़ेगा। अब हमें एक्चुअली यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो अगर हमारी कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ रही है, अगर एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं है हमारी, तो हम उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज कर देंगे, इन्वेंट्री डेबिट टू प्रोविजन कि फॉर सच कॉस्ट। एंड अगर जब इंकर होगी तो हम प्रोविजन से नॉक ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंकर होगी। तो सिमिलरली क्या हो गया कि जो 5,80,000 है, ये तो हमारी इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन अगेन, और 1,50,000 हमने ये ओवर वैल्यूएशन ही है, ये हमारी तो कॉस्ट इंकर होगी बस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसका इम्पैक्ट ये ओवर वैल्यूएशन है तुम्हारी क्या है। अब थर्ड सिनेरियो के अंदर 5,80,000 हमारी ओवर वैल्यूएशन है। Case this is done also. Now next is grains and pulses are valued at cost or FIFO basis except for rice which is valued on weighted average भी उन्होंने की है। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किया है, डिस्क्रिपेंसी आई अगेन इसमें कि ऑब्जर्व्ड इन वैल्यूएशन ऑफ राइस, राइस के अंदर वेटेड एवरेज फॉलो किया, उनमें क्या है कि वैल्यू एज पर वैक फॉर्मूला एंड वैल्यू रिपोर्टेड कितनी कर रखी है उन्होंने, दोनों के बीच में डिफरेंस है कि वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यूज आनी थी, बट एक्चुअली उन्होंने रिपोर्ट वापस ज्यादा कर रखी है। अगर हम वापस के एक बार डिफरेंस चेक करें, हमारे राइस का ये रहा, ये साइड में एक्चुअल कितनी है 6,24,000 बन रहा है, और एक्चुअली उन्होंने रिपोर्ट करके 6,75,478। तो मीन्स अगेन इन्होंने क्या कर रखी है, ओवर वैल्यूएशन करके 50,627 से। सिमिलरली अगर हम नीचे ऐसे जाएं कि ग्रेन्स एंड पल्सेस के अंदर कितनी है, कि फीफो के बेसिस पे कितनी है और एक्चुअली रिपोर्टेड कितनी है, ये भी अगेन सारी पॉजिटिव है। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे सारा डिफरेंस पॉजिटिव के अंदर है, कोई नेगेटिव नहीं है। तुम्हारा ये 79,440 का डिफरेंस है अगेन यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट आगे जाए, स्नैक्स एंड बेवरेजेस वैल्यूड एट वैक के अंदर उन्होंने की है, तो सिमिलरली हम ऐसे डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे भी कि कितना डिफरेंस है एक्चुअल। अब इस केस में कितना आएगा 17,516, कि अगर हम दोनों का डिफरेंस ले ले, कि हम इसके लिए बेटर प्रेजेंटेबल क्या होगा कि हमें तो ओवर वैल्यूएशन पूछी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल सबका इंक्लूड कर देंगे, आइदर सिंगल बाय सिंगल हम डिफरेंस ले वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कुछ और नहीं है, कोई और डाटा, तो हम दोनों को सबको ऐड बैक करके टोटल डिफरेंस भी चेक ऑन कर सकते हैं। बट अब पेपर के लिए हमें क्या ध्यान है, क्योंकि यहाँ पे वैसे हमें मैंने तो एक्सेल के अंदर चेक कर लिया, बट पेपर के अंदर तो हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ओवर वैल्यूएशन है अंडर वैल्यूएशन, तो टोटल करके वो मे भी कम ज्यादा हो, तो बेटर प्रेजेंटेबल इज तो हम सिंगल इंडिविजुअल डिफरेंस निकाले, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट आ जाएगा यहाँ पे।
और नेक्स्ट लास्ट इज बेवरेजेस के भी क्या है, उन्होंने डब्ल्यू बैक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैलकुलेट किया और रिपोर्टेड कितना है। सिमिलरली हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया कितना आर्क है। और हमेशा इसमें ध्यान रखना कि उसको अलग अलग डिफरेंस कैलकुलेट करके दिखाना। और इस केस में 26,000 हमारा 153 का वो है डिस्क्रिपेंसी। अब इस केस में हम क्या करें, जितनी भी हमारी अब येलो के अंदर ये डिस्क्रिपेंसीज थी, हमें वहां पे टोटल डिस्क्रिपेंसी पूछी थी, अगर हम सबको ऐड बैक कर दें, जैसे ये रहा कि बस हम मैं सबका इम्पैक्ट हमने ले लिया इसके अंदर, तो इसका टोटल बनेगा 19,1521 सारी ओवर वैल्यूएशन का, क्योंकि यहाँ से क्या अदर ऑब्जर्वेशन है और ओन ब्रांड वाली पूछे और एक्सक्लूडिंग ओन ब्रांड पूछा, तो इसका इम्पैक्ट तो यहाँ से हट ही गया। तो हम अगर इस पार्ट का भी आंसर देखें एक बार, कि 6 पार्ट हमारा डन हो गया, ओवर वैल्यूएशन कितनी हुई है। ओवर वैल्यूएशन पर्सनल ब्रांड की होगी 1,18,000, सेकंड वाले की 10,43, नेक्स्ट वाले की हमारी 5,80,000 रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाले की, क्योंकि उन्होंने ये डिफरेंस हमारा था। राइस वाले की एंड सिमिलर एंड ऑल सबकी होगी 50, 79,000, 17 एंड 26 सिमिलर फिगर्स आ गई, और टोटल हमारा 1915। और हमें सिमिलरली रिपोर्ट भी कैसे करना है यहाँ पे, कि डिफरेंस कितना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये तो सिंपल है यहाँ पे। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि इन्होंने तो, इनको भी पता था कि आंसर तो पॉजिटिव में डिफरेंस हमने निकाल रखा है, बट आईसी जब अपना अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो हम इसको टोटल इंपैक्ट निकाल के देखना कि ओवर वैल्यूएशन कितना है, क्योंकि उन्होंने क्या है ओवर वैल्यूएशन, सबके अंदर ओवर वैल्यूएशन है, हमें ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे अगेन। तुम्हारा 6 पार्ट डन होता है इसी से, और हमारा जो 1,18,000 ये तो हमें पता है अगर हमारा चल आंसर मैच है तो। और एक जो हमने अगर यही पार्ट कर लिया, इसमें एक एमसीक्यू भी था सेकंड नंबर, कि राइट टू रिटर्न एक्सपायर्ड गुड्स है हमारे रिस्पेक्टिव सप्लायर से। अभी मैंने क्या बताया था, अगर हमारा कोई राइट है तो हमारा क्या फाइनेंशियल एसेट बनेगी, और फाइनेंशियल एसेट में क्या है अदर करंट एसेट बन जाएगी। और रिसीवेबल है हमारा, और रिसीवेबल हमारा फाइनेंशियल एसेट होता है एज पर 109 एंड 32 हमारा। और लास्ट पार्ट अब इसमें रहता है कि ओन ब्रांड वाला कितना है, और एक वो इंडस्ट्रेंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर। हम देखते क्या है कि जो दलिया है वो कम्प्लीट है क्या है, हाउस वाइफ प्रिपेयर करती है, एंड द होल व्हीट ग्रेन गिवन बाय कंपनी, कंपनी उसे देती है। तो मींस कंपनी और उनका कोई वैसे रिलेशन नहीं है, कंपनी ने हायर नहीं कर रखा, वो थर्ड पार्टी एक तरीके से। एंड कॉस्ट ऑफ टूल रिक्वायर्ड बाय समर बोन बाय हाउस वाइफ, हाउस वाइफ बोन करती है। नॉमिनल इन्वेस्टमेंट 3,000, तो हमारी कॉस्ट तो है नहीं, तो हमें इंक्लूड नहीं करना इन्वेंट्री उस कॉस्ट के अंदर। टर्मरिक पाउडर ऑल्सो प्रोक्योर्ड हम करते हैं, टू गिवन हाउस वाइफ प्रोक्योर करती है वो टर्मरिक भी। पैकेजिंग क्या है कि वो घर पे करते हैं उनके गांव में, ये इसके हुए, ये तीनों इन्फॉर्मेशन इतनी रेलेवेंट नहीं है, तो इसको क्रॉस डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर जब भी हम पेपर करें तो साइड में, ताकि बाद में अगर रेफर करनी हो तो एक क्रॉस करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक ऑफ व्हीट हाउस पर डेट वैल्यूएशन कितनी है, 12,000 केजीज। डेट ऑफ एंड द डेट ऑफ रॉ टर्मरिक कितनी है, 150 केजीज। एंड स्टेज ऑफ कम्प्लीशन प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ हाउस वाइफ वर्क, हम कैसे डन करते हैं आफ्टर द प्रोसेस, एंड क्वालिटी चेक ऑन द डेली बेसिस एंड एट द रेट ऑफ, हम कितनी पेमेंट करते हैं उसको क्वालिटी चेक एंड ऑल के लिए, 25 पर केजीज एंड 6 पर केजी। एंड नेक्स्ट गुड्स आर पैक्ड आफ्टर फॉर द फाइनल सेल, हम करते हैं कब, डिस्पैच, तो इसकी भी मीन्स कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, हम इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट रेंट ऑफ 60,000 पर मंथ पेड फॉर द पैकिंग लोकेशन दैट इज अमोटाइज ओवर द नंबर ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ, क्योंकि अब ये ड्यूरिंग अमोटाइज किस पे बेसिस पे, यूनिट्स पैक्ड में, तो हमें यूनिट्स पैक भी निकालनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द ईयर में कितनी यूनिट्स पैक्ड हुई हैं। और क्योंकि ये फिक्स्ड ओवरहेड है, क्योंकि रेंट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हमें इसको एक रेट भी निकालना पड़ेगा, और वो हम एज पर पैक्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग निकाल देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, 150 केजी, इन वन ऑफ टर्मरिक पैक्ड इनटू 200 ग्राम्स। तो 150 केजीज है, तो हमें ग्राम्स कितने हम पैक निकालते हैं, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम निकालें 150 केजी मल्टीप्लाई बाय 1,000 ग्राम्स होंगे केजी में, एंड डिवाइडेड बाय 200, तो हमारे पास आ जाएंगे 750 पैक्स। हमारे पास पैक्स आ गए। नेक्स्ट क्या है कि 1200 केजीज के पैक्ड होते हैं इनटू 500 ग्राम्स, एंड 1 केजी में 12 केजीज पैक्ड होती है इन 500 एंड 1 केजी पैक्ड में इन द रेशो ऑफ 2:1 500। तो हम आगे भी ले लें कि हमारा कितना होता है 500 ग्राम एंड 1 केजी, और ये होती है 2:1 के अंदर। तो इसके लिए हमें पैक्स निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 1200 केजीज है, तो 1200 केजीज को हम 2/3 से वो कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2/3 800, और सिमिलर बेसिस पे हम इसको 1/3 कर देंगे। तो हमारे पास दोनों के पैक्स आ गए, कितने पैक्स बनते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी, और ये भी क्या है पर डे, यहाँ पे लिख रखा है ना, नॉर्मल कैपेसिटी पर डे इज 150 केजीज एंड 1200 केजी, ये एक दिन की है।
एंड नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर शुड बी एज्यूम्ड एज 300 डेज। हमें वर्किंग डेज में कितना लेना है, 300 डेज। एंड टोटल डेज हमें ईयर के अंदर कितने लेने हैं, 360 डेज। क्योंकि अगर हम जब लेबर की करेंगे तो हम 360 के अकॉर्डिंग कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको 30 डेज के अकॉर्डिंग, कि अगर नॉर्मल हमारा वर्किंग कितना है, कि टोटल डेज कितने मानेंगे, 360 मीन्स लेबर को जब हम अगर सैलरी वेजेस हम पे करते हैं तो 360, और नॉर्मल हमारा वर्किंग जितना है, हम जितने काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री एंड ऑल प्रोसेसिंग, वो 300 डेज के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट 8 नंबर, पैकिंग यूनिट हैज 20 वर्कर्स एंड अ क्वालिटी। कितने हैं मैनेजर्स? एवरेज सैलरी कॉस्ट ऑफ पैकिंग यूनिट, पैकिंग यूनिट की कितनी, 3,25,000 पर मंथ आती है हमारे पास। डेप्रिसिएशन ऑफ पैकिंग टूल्स हमारे पास कितना है, 1,80,000, क्योंकि ये भी फिक्स ओवरहेड है, 325 भी, इनको हमें रेशो के अंदर एलोकेट करने पड़ेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग वर्क्स आउट टू 1.5 पैकिंग एंड 2.5 एंड 3.25 और 500, क्योंकि हमें यहाँ पे भी डाटा गिवन है ना कि इसकी 2.15 है और यहाँ नेक्स्ट वाले की 3.25 है और ऊपर वाले की 1.5 हमारे पास कॉस्ट गिवन है। एंड द एक्चुअल फिजिफिकेशन, द पैक्ड यूनिट हैड अ स्टॉक ऑफ 5 डेज। अब 5 डेज का स्टॉक है एज पर नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला है 1 डे के अकॉर्डिंग। अगर 5 डेज हो जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा टोटल, तो हमारे पास 19 हमारे इतने पैक्स बन जाएंगे यहाँ पे 5 डेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट पूछी है उसके अंदर, अगर हम इस पे डायरेक्टली उनके, क्योंकि सोल्यूशन पे अगर हम जल्दी से देखते हैं कैसे वेरिफिकेशन कर लेते हैं कैसे किया, अब क्या क्या किया है। कि सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगी एक तो, कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है, हाउस वाइफ के प्रोसेसिंग के पास कितना रहेगा एक दिन का, और फिनिश गुड्स में कितना स्टॉक रहता है 5 दिन का। अगर हम एक बार हाउस वाइफ के अंदर भी जाए, हाउस वाइफ का अगर कुछ गिवन है क्या, कितना है हाउस वाइफ का, हाँ अगर हम जैसे अगर वापस इस पे आए हमारे डाटा पे, क्या कि हमारे पास कैसे आया था कि 1 डे का स्टॉक है। पॉइंट नंबर 4 से कि स्टॉक कितना रहता है वाइफ उसके पास, हाउस वाइफ के पास जो हम देते हैं 1200 kg एंड टर्मरिक 150 kg। वो एक दिन के अंदर इतना ही बनता है, 1200 kg एंड 150। यहाँ से भी वो वेरीफाई भी कर लेना कितने बन रहे हैं, कितना स्टॉक है, हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। और स्टेज ऑफ कम्प्लीशन डिटरमाइन कर सकते हैं बस। तुम्हारी रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास वो ऑब्टेन आ जाएगी, क्योंकि उससे तो हम डायरेक्टली फिर कन्वर्ट करके ले लेते हैं पैकेजिंग एंड आफ्टर कॉल करके। तो रॉ मटेरियल 1 डे स्टॉक है उसके पास, तो 1200 kg 150 था, और इसकी कॉस्ट 27.5, ये 5 हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर कि 27, अगर हम देखें जल्दी से 27.25, एंड ये हमारे पास कॉस्ट गिवन है यहाँ की, तो हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो निकाल ली। अब हम आते हैं फिनिश गुड्स की स्टॉक कॉस्ट पे निकालने पे। अब इसके लिए क्या करेंगे, फिनिश गुड्स हमारे ड्यूरिंग द ईयर कितने बने हैं, तो हमें ये ऑब्टेन करना पड़ेगा। हमें अब नंबर ऑफ पैक्स भी ऑब्टेन करने पड़ेंगे, 500 ग्राम्स एंड ऑल के कितने पैक्स बने हैं। अगर हमारे पास आए कि हमारे पास कितने हमारे प्रोडक्ट थे, 13,550, 27 आए थे, क्योंकि 800 400 हमारे पास केजीज आ गए थे, तो हमें इसको पैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पैक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये 500 ग्राम्स है, तो हमें पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करके कि हमारे पास कितने ग्राम्स हैं एंड ऑल, हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे कि एक के अंदर कितने हैं। क्योंकि ये 800 केजीज है, केजीज को ग्राम में, एंड ग्राम को फिर हमने पैक्स निकाल लिया उसमें कि 500 ग्राम से कितने बने और 1 केजी सिमिलर बेसिस पे कितने हुए हमारे कैलकुलेट। तो 400 हमारे पास टोटल आ गया 13,500। जो हमारा ये नेक्स्ट हम देखें, हमारा ये मैच कर गया वर्किंग नोट 1 के, हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है। नेक्स्ट अब क्या करना है, पैकिंग मटेरियल, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है डाटा, गिवन ये वाला क्वेश्चन 6 7 उसके अंदर ही। एलोकेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड्स, हमें ये इसके भी निकालनी पड़ेगी, फिक्स ओवरहेड्स की वैल्यूएशन कितनी आई है, हम किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे। तो हमारा क्या पार्ट डन हो गया कि वर्किंग नोट नंबर 2 डन हो गया। वर्किंग नोट जैसे हम 2 पे आए, रॉ मटेरियल की हमारी अब कॉस्ट कितनी लगी, हमें 5 दिन की लेनी है। अब हम 5 दिन की कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास 1200 यूनिट्स पड़ी है हमारे पास दलिया की, जो हमारी जो हाउस वाइफ्स के पास पड़ी है, वो हमारा स्टॉक ही है। तो हम ये ऊपर हमने कैलकुलेट कर ली 20 से 30 टू 700, और हमारा 5 दिन का स्टॉक होता है, तो हमने 5 दिन की कैलकुलेट करके रख ली कि हमारा, क्योंकि ये तो एक दिन की है, जो हम फिनिश गुड्स के अंदर रहेंगे, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के निकाले तो उसके अंदर 5 दिन का है, तो ये रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी उसकी कॉस्ट एडेड होगी, तो 5 दिन की निकालनी पड़ेगी, तो हमने सिमिलर 5 दिन की निकाल ली। और आगे प्रोसेसिंग कॉस्ट है 625, ये गिवन है कि हमें उसको जो प्रोसेस करके क्वालिटी चेक करके देनी होती है, वो एक दिन के उसके पास स्टॉक है उतना चेक करना होता है,
तो उसके ऊपर कितनी कॉस्टिंग करोगे, 625। तो हमारे पास ये आ गई, और वो भी 5 डेज की कितनी होगी, उसके अंदर कितनी कॉस्ट हमारी इंकर हुई होगी। तो ये एक दिन की आ गई, और हम एक दिन से मल्टीप्लाई 5 करके निकालेंगे। और सिमिलरली पैकिंग कॉस्ट हमारी 2.15 एन हमारी गिवन थी लास्ट पॉइंट के अंदर, तो हमने ये कैलकुलेट कर ली। तो हमारे पास यहाँ पे पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल की आ गई तीनों की, कि दलिया की और मतलब टर्मरी की आ गई, और उनके 2 पैक्स की आ गई। तो हमारे पास ये सारा डाटा आ गया, तो हमारी एक फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन आ जाएगी हमारे पास। तुम्हारा ये पार्ट भी डन हो जाएगा। फिनिश गुड्स हमारे पास कितने हैं इसकी, एंड हमारा हमने ये पार्ट भी डन कर लिया है। हमारे पास अब लास्ट है क्या, एलोकेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड्स की। अब फिक्स ओवरहेड्स की एलोकेशन हम किस बेसिस पे करेंगे, हमारे पास है रेंट, डेप्रिसिएशन एंड सैलरी वेजेस। अब रेंट की हमें किस बेसिस पे बोला था उन्होंने, पैकेजिंग के बेसिस पे। अब पैक्स हमारे कितने बन रहे हैं, हमें ये कंप्यूट करने पड़ेंगे कि हमारे ड्यूरिंग द ईयर में अब कितने पैक्स बन रहे हैं। ये हमारे बन रहे हैं, अगर हम जैसे हमें टोटल अब यूनिट्स टैक्स निकालने पड़ेंगे, टोटल हमारे ड्यूरिंग द ईयर के अंदर कितने बने, क्योंकि हमें रेट निकालना पड़ेगा फिक्स ओवरहेड्स के लिए। तो हमारे पास पर डे कितना था, अगर हम ये लिख ले, पर डे हमारे पास कितनी थी, 2750। और तो हम अगर, क्योंकि वर्किंग डेज कितने, 300, तो हमें 300 के अकॉर्डिंग टोटल निकालनी पड़ेगी, दैट इज 8,25,000। अब ये कितने मंथ्स के, 12 मंथ्स के उन्होंने बताए थे, क्योंकि हमें मंथली एलोकेट करना पड़ेगा। हम अब एक मंथ के लिए हमें निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारा मंथली हमारी कितनी हुई है, डिवाइड बाई 12। हमारे 68,750 पर मंथ के अंदर बनते हैं 25 डेज के अंदर। तो हमारी क्या आ जाएगी, 8,25,000 हमारा सिमिलर पैक्स आ गए। टोटल पैक्स कितने बने, ये हमारे 68,500 टोटल पैक्स बनते हैं एक मंथ के अंदर। और 5 दिन के अंदर, क्योंकि हमारी 5 दिन की कॉस्टिंग कर है, तो हमें 5 दिन का निकालना पड़ेगा। और एक दिन के अंदर 300 है, 300 डिवाइडेड बाय 12 हम मंथ्स करेंगे, तो अकॉर्डिंगली 25 डेज पर मंथ आ जाएंगे। तो हमारी एक 25 दिन के अंदर इतनी बनती है कि सिंगल डे की आ गई। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई क्या 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेते, तो भी हमारा वही 1350 750 आना था। वो हमारे पैक्स बनते हैं 5 दिन के अंदर, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था। अब हमें रेंट को इसमें एलोकेट करना है। रेंट हमारा कितना था, 60,000। हम 16,000 को हम इसके एलोकेट कर देंगे, तुम्हारा ये 16,000 एंड, क्योंकि हमें रेंट 5 दिन का दे, रेंट फॉर 5 डेज कितना आएगा, हम मल्टीप्लाई बाय 7 पैक्स हमारे करने पड़ेंगे, एंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तुम्हारी 60,000 की हमारी कॉस्ट आ गई जैसे। अब लेकिन हमें 5 दिन की निकालनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा सॉरी डिवाइड बाय सेम ही कर दिया। तो ये आएगा ई ई 29, तुम्हारी आ जाएगी 5 दिन की कॉस्ट, कि 5 दिन की कितनी मिल रही है, 1350 बाय 1/5 ही कर रहे हैं हम एक तरीके से, 60,000 का और कुछ नहीं है। तुम्हारी रेंट फॉर 5 डेज आ जाएगी, क्योंकि हमें 5 दिन की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि रिमेनिंग की तो हमने सेल करके ऐड बैक उसको कर दिया ऑलरेडी ट्रीट। डायरेक्ट लेबर की हम कितने करेंगे, 30 डेज है, क्योंकि मैंने बताया था कि वो 360 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तुम्हारी 325 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर देंगे। तो सिमिलर हमारा आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 30, और 5 दिन की निकालनी है। एंड डेप्रिसिएशन को भी हमें अभी कंप्यूट करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का कितना बनेगा। अगर हम डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग जाए कि डेप्रिसिएशन कैसे, 1,80,000 था, अगर हम उसको माने कि पैक्स के अंदर एलोकेट होगा, तो हमारे कितने, 825 था, 1,80,000 गिवन था। तुम्हारा रेट आ गया डेप्रिसिएशन पर यूनिट कितना है। और हम ये कितना निकालेंगे, 11 मंथ्स का, क्योंकि 1 मंथ तो काम नहीं हुआ। तो हमारे कितने आ गए डेप्रिसिएशन, 1,65,000। और 15,000 हमें एलोकेट करना, एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि 1,65,000 तुम्हारा एलोकेटेड होके आ गया। कि हम जैसे अगर 7,56,000 हमने निकाला है, मल्टीप्लाई बाय जो हमारा रेट आया है रेट पर, क्योंकि हमारे एक्चुअल प्रोड्यूस यूनिट्स कितने हैं, 7,56,000, और हमारा रेट आ गया, तो हमने 1,65,000 हमारा पूरा डेप्रिसिएशन एलोकेट होगा। और 15,000 क्या हमें ये ना एलोकेटेड है, तो उसको हमें एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा। तो हमें कितना उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कि 1350 के अकॉर्डिंग हमें रेट, क्योंकि हमारे लास्ट में 5 दिन की बची है, और रेट हमारा ये कैलकुलेटेड आ गया, तो हमारी 3,000 की कॉस्ट आ गई। अगर हम ये टोटल फिक्स ओवरहेड ले ले, 54 एंड 12,000 एंड 3,000, तो हमारी 69,167 आ गई। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट की थी, कि आपको फिक्स ओवरहेड्स को कैसे एलोकेट करना है, इन रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 के अंदर हमें एलोकेट करना है। तो हम अपने डाटा के अंदर वापस आए जल्दी से, कि 2:1 के अंदर हम इसको एलोकेट कर देंगे, जितनी हमारी कॉस्ट है यहाँ पे। तो 69,000 हमारा वो टोटल फिक्स ओवरहेड्स आ गए हमारे, कितने एलोकेट करने हैं। अब उसको रेशियो के अकॉर्डिंग करना है, वो 2:1 के अंदर करना है, दलिया एंड टर्मरिक के अंदर। हमारा सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अगर हम देखें बाकी हमारे कौन कौन से, एमसीक्यू डन हो गया। रिप्लेसमेंट को अभी क्या करना था, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, बताया था प्रोविजन क्रिएट होगा।
फोर्थ भी हमारा डन हो गया। और सिमिलर सिक्स के अंदर अभी हमने देखा कि 1,65,000 तो एलोकेटेड होंगे पैक्ट्स के अंदर, रिमेनिंग को हमें एज एन एक्सपेंस करना है, तो आंसर बी हो जाएगा इसी का। और अगर हम इसका देखें, इसका भी क्या है, ये एडजस्टिंग इवेंट था, क्योंकि हमें पहले क्योंकि वीडियो वायरल हो गई थी 29 मार्च को, तो इन्फॉर्मेशन ट्रिगर हो गई थी, लेकिन फाइनल डिसीजन बाद में आया, तो एनआरवी डाउन हो गई, तो हमें ये एडजस्टिंग इवेंट बन के हमें इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर एडजस्ट करना पड़ेगा, ये इवेंट पर्टिकुलरली। तो हम इसकी ओवर वैल्यूएशन हो रखी है सिमिलर बेसिस पे, तो हमें ये कैलकुलेट हो गए। तो सिमिलरली नाउ केस स्टडी 6 इज डन। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।